नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। ईवीएस पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 15वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होते हैं? कौन कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो कि अन्वेषण आधारित यानी खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होगा, जिसमें बच्चा खुद करके, खुद एक्टिव होकर, सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा होगा, खोज कर रहा होगा, उसके सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा कुछ भी चीज खोज रहा होता है तो कुछ नई नई चीजें उसके सामने आती है, जिसके बाद से वह उन नई चीजों को जानने के लिए जिज्ञासु हो जाता है। यानी बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर जनरेट होती है जब बच्चा चीज़ों को खोज रहा होता है। तो ये विकल्प तो बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जब खोज रहा होगा, कुछ अन्वेषण कर रहा होगा, तो वो चीज़ों में व्यस्त होगा, खुद करके सीख रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, एक तो उसमें रुचि आ रही है, दूसरा उसमें जिज्ञासा है, और इस वजह से वो बिजी रहता है चीज़ों को करने में और सीखने में। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतरक्रिया। देखिए, खोज आधारित यानी कि जब हम लोग ग्रुप में किसी भी गतिविधि में काम कर रहे हैं और खुद करके सीख रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, गतिविधि में 4-5 लोग होंगे ग्रुप में, समूह में, तो वहां पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की बात लेवाइगोस्की ने की थी। यानी कि एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा। क्योंकि आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, मान लीजिए बच्चे ग्रुप में भी नहीं है, तो भी बच्चे क्या होते हैं, इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि जब बच्चा 4 साल 5 साल का है तो भी वो आपसे 50 तरीके के सवाल पूछ रहा होता है। तो वो क्या है, वो अन्वेषण ही तो कर रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए चीज़ों को खोज रहा है। अब खोजने का मतलब लेबोरेटरी में जाकर के केवल प्रैक्टिकल करने से थोड़ी होता है। खोजने का मतलब कि किसी भी प्रकार से अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किसी भी माध्यम से उत्तर को प्राप्त करना। तो वो आपसे प्रश्न पूछ करके प्राप्त कर रहा है, उसके मेंटल स्टेज के हिसाब से उतना ही उसके लिए अन्वेषण या फिर खोज अधिगम बोला जाएगा। तो इससे जब हम लोग जब बच्चा किसी से प्रश्न पूछ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है सामाजिक तौर पर अंतःक्रिया कर रहा है। तो ये भी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। चौथा देखिए, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। यानी कि यह कहा जा रहा है कि जब बच्चे खुद सक्रिय होंगे तो निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होगा। तो ये निगेटिव है, बल्कि निम्न नहीं बल्कि उच्च स्तरीय होना चाहिए था। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ए बी सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, ए बी और सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? ध्यान से समझिएगा, अनुभवजन्य शिक्षण क्या होता है, जिसमें बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, यानी बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होगा वो उसका अनुभव होगा, उसके अनुभव, उसके पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए, उसको महत्व देते हुए उसको आगे की शिक्षा दी जाने की बात की जाती है। तो इससे कौन कौन सा एक तरीके से क्या हमें प्राप्त हो सकता है, कौन सी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्रिय अनुभव। बिल्कुल सही बात है। जैसे बच्चा 3 साल 2 साल का है, तो उसका अनुभव कैसे प्राप्त होगा? वो चीज़ों को अपने ज्ञानेंद्रियों से छू करके जो महसूस कर रहा है, उसी से उसको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए बच्चा जब एक तरीके से सूंघने की शक्ति उसमें नहीं होती है, तो वो क्या कर रहा होता है, वो हर चीज़ को, कुछ भी उठाया अपने मुंह में डाल लेता है, चींटी भी उठा करके अपने मुंह में डाल लेता है। उसे लगता है कि वो अपने जीवा से उसका टेस्ट समझ करके पहचान रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी एज ही ऐसी है कि वो ज्ञानेंद्रियों से अपने अनुभव को प्राप्त कर रहा होता है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रिय अनुभव ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ठोस अनुभव। ठोस यानी कि मूर्त अवस्था में कहा जा रहा है। तो मूर्त अवस्था में चीज़ों को देख करके बच्चे उसके बारे में ज़्यादा चिंतन कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों को एनसीएफ 2005 ये कहता है कि ईवीएस पढ़ाने के लिए उनके परिवेश से जोड़ने के संदर्भ में, परिवेश में क्या है, बच्चे मूर्त अवस्था में चीज़ों को देख रहे हैं और मूर्त अवस्था, ठोस अवस्था की बात की जा रही है। विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, ज्ञान वृद्धि व ग्रेड अंकों में वृद्धि। देखिए ये विकल्प निगेटिव है। जब भी, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब भी अंकों की बात करें कि अच्छे अंक पाने के लिए या फिर अच्छे ग्रेड पाने के लिए, तो वो हमेशा निगेटिव होता है। क्योंकि शिक्षा का जो उच्चतम उद्देश्य वो होता है, वो जो कुछ भी हम विद्यालय में सीख रहे हैं, अपने दैनिक जीवन, अपने जीवन में उस शिक्षा को उतार पाएं, ना कि सिर्फ नंबर पाना। क्योंकि नंबर पाना हमारा जीवन पर्यंत प्रोसेस थोड़ी चलेगा। ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज़्यादा हुआ तो आप पीजी कर लिए, पीएचडी कर लिए, जीवन भर आप पढ़ते थोड़ी रहेंगे कि जीवन भर आप नंबर के पीछे भाग रहे हैं। कभी ना कभी तो आपकी पढ़ाई खत्म होगी, और उसके बाद जो कुछ भी आपने विद्यालय में सीखा है उसको अपने व्यवहार में परिलक्षित करना शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है, ना कि नंबर पाना, अंक पाना। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, कौशल प्रक्रिया में सुधार। कौशल प्रक्रिया में सुधार यानी कि
निश्चित तौर पर जो हमारे स्किल्स हैं उसमें सुधार हो सकता है जब हम अपने अनुभव पर आधारित शिक्षण की बात करते हैं, यानी अपने अनुभव पर, यानी खुद करके सीखने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। यानी हमारा उत्तर क्या बना, ए, बी और डी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ए, बी, डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त यानी कि सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर पिछड़े पृष्ठभूमि से वो आ रहा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़िए। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना उसकी सहायता करना चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनाना चाहिए जिससे, यानी कि बच्चा क्या है, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है और सामाजिक तौर पर भी पिछड़ा है, तो एज ए टीचर हमें उसकी हेल्प कक्षा में करने के लिए क्या करना चाहिए, कक्षा की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। उसे वे शिष्टाचार और आदतें सिखाएं जिसे वह सोचती है कि उसके पास की कमी है। तो देखिए, बच्चे को आप व्यवहार बोल करके नहीं सिखा सकते। एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वो नैतिक व्यवहार करें जो हम अपने बच्चों में चाहते हैं। यानी कि बच्चे क्या होते हैं, हमारे व्यवहार को देख करके अनुकरण कर रहे होते हैं और जिस प्रकार से हम रिएक्ट करेंगे उसी प्रकार से बच्चे भी रिएक्ट करेंगे। तो इस वजह से जो शिष्टाचार बच्चे को सिखाना है वो हमारे अंदर पहले परिलक्षित होना चाहिए एज ए टीचर, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली बोल करके किसी को नहीं बता सकते कि तुम ईमानदार बनो, तुम स्वच्छ रहो। ये सब नैतिक वाली चीज़ें जो है वो बच्चे को आपके अनुकरण के माध्यम से ही चीजें बच्चे कवर करेंगे। यानी आप जिस प्रकार से अपने व्यवहार को परिलक्षित करेंगे बच्चे भी आपका ही अनुकरण करेंगे। तो किसी को बोल करके शिष्टाचार नहीं सिखाया जा सकता, यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उसे एक अलग समूह में चिन्हित करें। देखिए, कभी भी बच्चे की योग्यता के आधार पर या फिर किसी भी आधार पर अगर बच्चे को अलग करने की बात की जा रही है तो वो सीधे तौर पर समावेशी कक्षा का विरोध है। समावेशी कक्षा क्या कहता है कि बिना किसी योग्यता या फिर बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाएगा, और ये विकल्प उसको अलग करने की बात कर रहा है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उसके क्षेत्रीय भाषा बोली को हतोत्साहित करें और अंग्रेजी पर जोर दिया जाए। देखिए, यहां पर बच्चा सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, यानी कि हो सकता है कि वो समाज की मुख्य धारा में नहीं आया हुआ है और वो केवल मदर टंग अगर अपनी जान रहा है, जिस मदर टंग जाना है, यानी कि वो अपनी केवल क्षेत्रीय भाषा जाना है जो उसके पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है। तो उस कंडीशन में अगर आप उसके मदर टंग को यूज ही नहीं कर रहे हैं और केवल अंग्रेजी पर जोड़ दे रहे हैं जिसके बारे में वो नहीं जानता है, तो उसमें होगा क्या कि बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने से भी डरने लगेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि उसे अंग्रेजी लैंग्वेज आती नहीं है और आप उसको उसकी क्षेत्रीय लैंग्वेज प्रयोग करने नहीं दे रहे हैं। तो इससे बच्चे में डर उत्पन्न होगा और डर जो है वो निगेटिव इमोशन है, और जो इमोशन होता है यानी संवेग होता है वो बच्चे के संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। जब नेगेटिव इमोशन है तो उसका संज्ञान भी नेगेटिव तौर पर प्रभावित होगा। तो एज ए टीचर आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको और ट्रबल में डाल रहे हैं, उसको और परेशानी में डाल रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। यह विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। जब सम्मान से देखने का मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको आंख से उसके सम्मान से देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसकी संस्कृति और उसका जो सामाजिक परिवेश है उसको कक्षा का हिस्सा बनाया जाए। जब ऐसा होगा यानी कि उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जो कुछ भी बातें होंगी उस पर चर्चा किया जाए, उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कुछ त्यौहार मनाए जाते होंगे, क्षेत्रीय त्यौहार, उसके बारे में कक्षा में चर्चा किया जाए। तो जब इस पर हम लोग कक्षा में डिस्कस करेंगे तो वो बच्चा समझेगा अरे ये तो हमारी ही संस्कृति की बात की जा रही है, हमारे ही समाज की बात की जा रही है, तो वो अपने आप को उस कक्षा का एक महत्वपूर्ण पार्ट समझने लगेगा, अपना एक हिस्सा समझने लगेगा। इस वजह से अब बच्चा धीरे धीरे कंफर्टेबल होगा इस एनवायरनमेंट में और धीरे धीरे उसका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण किया जा सकता है। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? ध्यान से समझिएगा, ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली इफेक्टिव बनाना है तो इस कंडीशन में एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। किस किस का कौन कौन सा विकल्प सहायक होगा प्रभावशाली बनाने में? पहला दिया गया विद्यालय का बगीचा। बगीचे में जाकर के बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर अवलोकन के माध्यम से वनस्पतियों के बारे में, जीवों के बारे में जान सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को ईवीएस से रूबरू कराने में मदद करेगा यानी सहायक होगा, तो ये विकल्प पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, संप्रेषण तकनीक बोला गया, यानी कि किस प्रकार से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का टेक्निक क्या है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन टेक्निक है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा सा संकुचित है। मैं फिर भी स्टार लगा रहा हूं, आपको विकल्पों के माध्यम से क्लियर कर दूंगा कि कैसे ये निगेटिव है। तीसरा देखिए, सूचना और संप्रेषण तकनीक, बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? आज हम लोग आईसीटी की बात करते हैं, स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, ये सूचना और संप्रेषण तकनीक यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, जिसके माध्यम से दूर बैठे जगहों का भी हम लोग यहाँ पर क्लास में, कक्षा में बैठे बच्चों को अवलोकन करा सकते हैं। यानी
उस परिस्थिति का भी बच्चों को अवलोकन कराया जा सकता है जो कि उसके सामने नहीं है, उसको अमूर्त चीज़ों को भी मूर्त चीज़ों में कन्वर्ट करके बच्चे को बताया जा सकता है। तो ये बच्चे को कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, डी वाला देखिए, विद्युत उपकरण और टेलीविजन। तो विद्युत उपकरण और टेलीविजन ये इसी में इंक्लूडेड हो गया, क्योंकि जब हम लोग कम्युनिकेशन और संप्रेषण तकनीक की बात करते हैं तो ये टेलीविजन भी कम्युनिकेशन का पार्ट है जो कि इसमें इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो बी वाले विकल्प पर मैंने स्टार लगाया था, संप्रेषण तकनीक, वो तो इसमें आ ही गया। देखिए, संप्रेषण, सूचना और संप्रेषण तकनीक यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो इसमें आ ही गया। इस वजह से दूसरा वाला संकुचित है, निगेटिव हो जाएगा और ए और सी केवल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में केवल बात की गई है, केवल ए और सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती हैं। वे अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? ध्यान से समझिएगा, बच्चों के परस्पर संबंध को बढ़ाना चाहती हैं और सामाजिक तौर पर उसमें सामाजिक गुण को विकसित करना चाहती हैं। बच्चे जब समूह में कार्य करते हैं तो उसमें परस्पर एक दूसरे का एक तरीके से सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की योग्यता या फिर कौशल को विकसित किया जा सकता है। परस्पर एक दूसरे का सहयोग करना ये क्या है? परस्पर एक दूसरे से संबंध बनाना। ठीक है, इसी के बारे में ध्यान से हम लोग विकल्पों को ढूंढेंगे। चलिए, पहला दिया गया लिखित प्रश्न पत्र। लिखित प्रश्न पत्र में क्या होता है? प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअली अपना उत्तर लिख रहा होता है पेपर पेंसिल के माध्यम से। तो यहां पर समूह की बात नहीं की गई है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चर्चा द्वारा, देखिए कक्षा में जब भी चर्चा किया जाएगा तो सभी बच्चे उस चर्चा में शामिल होते हैं, यानी कहीं ना कहीं समूह की भावना आ रही है, इसलिए यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा देखिए, सामूहिक क्रियाकलाप, बिल्कुल सही बात है। समूह में जब बच्चे काम करेंगे तो परस्पर एक दूसरे से संबंध बनाएंगे, इंटरेक्शन करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, तो यह सामाजिक विशेषता बच्चों में गुण विकसित करने में मदद करेगा। मौखिक प्रश्न उत्तर, तो यह भी हमारा इंडिविजुअली होता है। जैसे कि वाइवा जब आप ले रहे होते हैं तो इंडिविजुअली किसी एक बच्चे से आप मौखिक प्रश्न पूछ रहे होते हैं, तो ये समूह में नहीं किया जा सकता, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि केवल बी और सी वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई, बी और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर के जाते हैं, क्योंकि भारत का मानचित्र लेकर के क्यों जाते हैं वो ईवीएस की कक्षा में, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं और विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो केवल विद्यार्थी पसंद करते हैं या फिर अच्छी प्रकार से बने होते हैं, ये बहुत संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कक्षा ईवीएस का है। कक्षा ईवीएस का है, ईवीएस को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर ढूंढना है। दूसरा देखिए, विद्यार्थी मानचित्र देख करके आनंदित होते हैं, तो ये भी निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, छात्र कक्षा में शांत और सावधान बैठे रहते हैं, तो ये तो सबसे ज़्यादा निगेटिव है। अगर कक्षा में छात्र जो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चे सक्रिय नहीं है। बच्चे सक्रिय रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर थोड़ा सा शोरगुल होगा ही होगा। यहां पर बच्चे बिल्कुल शांत हैं और सावधान बैठे हैं, यानी बच्चे निष्क्रिय हैं, और निष्क्रिय होने की वजह से यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझने में सहायक होता है। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं? ध्यान से समझिएगा, जब बच्चे खेल के मैदान से वापस लौटते हैं तो उन्होंने खेल के मैदान से लौटते हुए क्या क्या देखा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। बच्चे कैसे बता पाएंगे कि क्या क्या देखा? जब वो लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, यानी कि अवलोकन कर रहे होंगे, यानी इसके माध्यम से टीचर जो है वो बच्चों में अवलोकन कौशल को विकसित करना चाहते हैं। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। वो प्रक्रिया पॉजिटिव होती है जिसमें बच्चे खुद सक्रिय भागीदारी करते हैं, और वो प्रक्रिया निगेटिव होती है जिसमें बच्चे निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि लघु चित्र देखना, लघु चित्र चलचित्र यानी कि वीडियो क्लिप की बात की जा रही है। तो आज हम लोग स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, जिसमें बच्चे को स्मार्ट बोर्ड पर विभिन्न जो उसके मूर्त चीज़ें नहीं उसके पहुंच में है, जैसे विदेशों की जो चीज़ें हैं, अगर उसके बारे में टीचर पढ़ाना चाह रहा है तो उसको वीडियो क्लिप्स के माध्यम से बताया जा सकता है। यानी कि अमूर्त चीज़ों को मूर्त करने के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रहा है, और ये वीडियो उसमें समझने में मदद करेगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्षेत्र भ्रमण ये हमेशा पॉजिटिव माना जाता है ईवीएस की कक्षा में, क्योंकि बच्चे एक तो घूमने में उन्हें मजा आता है, मजा आने से वो रुचि ले रहे होंगे उन चीज़ों के तथ्यों के बारे में जानने के संदर्भ में। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर अवलोकन कर रहा है, अवलोकन करके एक रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है, यानी कि बच्चे में जो प्रोजेक्ट
तैयार करने का जो कौशल होता है, जिसमें पहले अवलोकन करना, फिर उसके बाद से इसकी रिपोर्टिंग करना, ये सभी कौशल बच्चे में विकसित हो रही हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। पहला देखिए, विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे अवलोकन के भी माध्यम से सीखते हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण क्या है, पर्यावरण बच्चों को परिवेश से जोड़कर पढ़ाने की बात की जाती है और परिवेश में बच्चे चीजों का अवलोकन करके ही सीखते हैं, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा, एक ही विकल्प बचा, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। प्रत्यय तथ्य क्या मतलब, क्या हुआ, सिंपली आप उनको फैक्ट दे रहे हैं कि ये लो, ये इंफॉर्मेशन है, इसको ले लो। तो बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, बल्कि ज्ञान के निर्माणकर्ता होते हैं। और ये जो विकल्प है ज्ञान के प्राप्तकर्ता की तरफ इशारा कर रहा है कि आप सिर्फ बच्चों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, फैक्ट दे रहे हैं। तो इतने तथ्य, इतने फैक्ट तो बच्चे के किताब में भी मेंशन किया गया है। तो बच्चा किताब कब उठा करके देखता है, प्राइमरी स्तर में, क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखेंगे, सक्रिय भागीदारी के भी माध्यम से सीखेंगे। यहां पर बच्चा सक्रिय नहीं है, आप उनको फैक्ट ला करके, तथ्य ला करके सिर्फ दे रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन बस दे रहे हैं। बच्चे ज्ञान के प्राप्त करता नहीं, बल्कि ज्ञान के निर्माण करता होते हैं। यह विकल्प निगेटिव, और चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं, वे योजना बनाती हैं। यानी कि एक ईवीएस का इन्वायरमेंट का कक्षा है, जिसमें एक अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पर टीचर बनाना चाहती हैं, तो एज ए टीचर उन्हें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सप्ताहांत में अतिरिक्त कक्षा लेना, यानी कि जो वीकेंड होता है, संडे की बात की जा रही है, उसमें भी अतिरिक्त कक्षा लेने की बात की जा रही है। तो बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, उनके लिए आप कितना ओवरलोड देंगे, बच्चे को जितना कक्षा में टाइम दिया गया उतना ही उनके लिए सफिशिएंट है। अगर आप सही शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे तो अतिरिक्त कक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अतिरिक्त कक्षा हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अतिरिक्त कक्षा यह दिखाता है कि जब आपको टाइम दिया गया था कक्षा में, तो आपने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई, इसीलिए आपको अतिरिक्त कक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। तो यह निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया, विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, देखिए लिखित सामग्री, पाठ्य पुस्तक तो उसके पास पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन बच्चे किताबों के माध्यम से थोड़ी सीखेंगे। बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, अपर प्राइमरी स्तर के हैं, जब तक सक्रिय नहीं होंगे, खेल के माध्यम से आप नहीं सीखेंगे, तब तक नहीं सीख सकते। तो लिखित सामग्री पहले से उनके पास है, तो आप लिखित सामग्री दे देंगे तो वो भी उसी प्रकार से किताब की तरह ले जाकर के बस्ते में रख देंगे, तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उनके द्वारा दी गई सामग्री को याद करना, रटना, याद करना, ये हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, आसपास के क्षेत्रों के सर्वे का योजना बनाना। देखिए आसपास के क्षेत्र का जब आप सर्वे कराएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा जाकर के खुद अवलोकन करेगा, अवलोकन के माध्यम से वो चीजों के बारे में जान रहा होगा। साथ ही साथ जब वो सर्वे करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं किसी से प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर जानने के लिए प्रश्न पूछा, यानी कि खोजी अधिगम यहां पर की जा रही है। अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए बच्चा प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्नों के माध्यम से, उनके उत्तर के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ यहां पर बच्चा बिल्कुल सक्रिय है और खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण किस प्रकार का उपागम का अनुसरण करता है। तो पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि ईवीएस बच्चे अपने परिवेश से जोड़ करके देखते हुए सीखते हैं। यानी बच्चा जो कुछ भी देखा हुआ है अपने परिवेश में, वो उसका पूर्व अनुभव हो गया, उसका पूर्व ज्ञान हो गया, और उसको आधार बनाते हुए वह स्वयं करके, अवलोकन करके या फिर करके सीखेगा, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से। तो जो करके सीखने की बात करता है वो रचनावाद होता है। रचनावाद क्या कहता है कि बालक सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करेगा। तो सामाजिक रचनावाद इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्यों सामाजिक, क्यों, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी अपने परिवेश में देख रहा है वो उसके समाज का पार्ट है, वो उसके समाज का पार्ट है, इसलिए सामाजिक रचनावाद यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। दूसरा दिया गया साहचर्यवादी। साहचर्यवादी का मतलब क्या होता है कि देखिए जब भी हम सोच रहे हैं तो उसके लिए किसी पर्टिकुलर एक लिंक की आवश्यकता होती है। लिंक यहां पर क्या होता है कि मतलब कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं और जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसमें एक साहचर्य होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। तो यह विकल्प निगेटिव माना जाएगा। क्यों निगेटिव माना जाएगा, ध्यान से समझिएगा। जो कुछ भी हमें सीखना है वो हम कैसे अभी सोच सकते हैं, जाहिर सी बात है जब हम कुछ करेंगे तो कर करके विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के बाद से जिस रिजल्ट पर पहुंचेंगे उसके बाद हम अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं, और पहले से हम उसके बीच समन्वय या फिर लिंक एक्टिवेट नहीं कर सकते, इसलिए यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, व्यवहारवादी तो यह मानते थे कि बच्चे पुनर्बलन के माध्यम से, इनाम के माध्यम से सीखेंगे, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको सिरे से नकार देता है और अब सिर्फ और सिर्फ रचनावाद को सपोर्ट किया जाता है।
एक ही चौथा विकल्प देखिए अवलोकन जन्य अधिगम, तो अवलोकन यानी कि देख करके सीखना, ऑब्जर्व करके सीखना, तो ये रचनावाद का पहले से ही पार्ट है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो जाएगा संकुचित होने की वजह से। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों सीटेट ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।